अलाव की आँच हो, सत्तू की सौंधी महक हो और आपके सामने लिट्टी पक रही हो, तो फिर आपके सामने खबर कुछ कितनी भी बड़ी हो, थोड़ी छोटी नज़र आने लगती है। लिट्टी का आकार इस समय लोगों को बड़ा नज़र आने लगता है, चूँकि मौसम जो है पार्टी का हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप सब पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होंगे और हम लोग यहाँ एक लिट्टी पार्टी आयोजित कर रहे हैं बहुत छोटे समूह के साथ। वो लोग जो 31 की रात में भी आपके लिए खबर बना रहे हैं। अब जब खबरों की बात हो रही है तो साल भर खबरों की चर्चा होती रही और इस पर हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स भी हैं, अब वो भी आप देखें। आप बाइस्कोप को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, उसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें। हालांकि आपका स्नेह और प्यार बहुत मिलता रहा है हमको। ये दिलचस्प है कि जबकि हम सब नए साल की तरफ बढ़ चले हैं, कुछ समय के अंदर 2024 के साए तले हम सब हो जाएंगे। ऐसे में ये एक आकलन करना ज़रूरी होता है कि हमारे बैग में 2023 ने क्या क्या डाल रखा है, क्या क्या सौगात है वो, और वैसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हम 2024 में कैरी करेंगे। यही एक वजह है कि प्रचलन में ये रहा कि लोग बताएं कि उनका रेजोल्यूशन क्या है, वो 2024 में क्या करना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम रेजोल्यूशन की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारे बैग में खबरों की वो ऐसी कौन सी पोटली है जब हम 2024 में खोलेंगे तो अचानक बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2023 से 2024 बदल जाएगा। हमारे साथ उदय हैं। उदय आपसे बातचीत करेंगे पॉलिटिकल खबरों के बारे में। ये अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है और हम इससे संयोग या दुर्योग जो भी कह सकते हैं हम कि दोनों प्रदेशों की सरकारें, बिहार और झारखंड, दोनों की ही सरकारों के ऊपर फिलहाल ऐसा लगता है जैसे बदलाव की आहट कहीं से उस पर महसूस हो रही है। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना सूत्रों के हवाले से है और कितना आरोपों के हवाले से, इन पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि फैक्चुअली क्या सरकारों के लिए वाकई मुश्किल वक्त आया है। झारखंड की बात करें, झारखंड में क्या स्थिति है। चीफ मिनिस्टर को 7वां सम्मन भेजा गया और इस ताकीद के साथ कि अब आप आएं या हमें बताएं कि हमें कहां आना है। तो इसके मायने क्या हो सकते हैं उदय, क्या समझना चाहिए? बिल्कुल, अभी जो हम देख पा रहे थे 9 बजे रात तक हमने पता करने की कोशिश की कि क्या सीएम की तरफ से कोई जवाब दिया गया है, क्योंकि उन्हें 2 दिनों की मोहलत दी गई थी कि आप ईडी को बताएं कि आप कब मिलेंगे, कब हमें वक्त दे रहे हैं। 7 दिनों के अंदर, यानी 2 दिनों के अंदर ये बताना था कि 7 दिनों में हम कब मिल सकते हैं। लेकिन अभी 9 बजे तक जो अपडेट्स हैं हमारे पास, अभी तक ऐसी कोई सूचना सीएमओ से नहीं गई है या सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को नहीं दी गई है। इन्हें साफ है कि अब लगता है कि सीएम हेमंत सोरेन ये मन बना चुके हैं कि अगर ईडी उनके ऊपर एक्शन लेती है तो ले, अगर वारंट के लिए भी प्रेयर किया जाता है तो करे। वो अब लगता है कि कहीं ना कहीं खुद को शहीद के तौर पर दिखाना चाहते हैं, या इससे पहले भी लगातार वो कहते रहे हैं हर सभा समारोह में जब भी भाषण देने का मौका आया कि कोरोना के बाद जब हमने काम शुरू किया तो हमारे पीछे ईडी लगा दी गई, आईटी लगा दी गई। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ वो जवाब देते हैं, क्योंकि लगातार ईडी एक्शन में है और कई ऐसे मामलों के खुलासे भी हुए हैं जिसने लोगों को हैरान किया है। आईटी ने भी कई ऐसे एक्शन लिए हैं। तो अब झारखंड सरकार में सबकी नज़रें इस टिकी हुई है कि 1 तारीख, अब चूंकि वो 2 दिनों की मियाद खत्म हो गई, तो हो सकता है ईडी 1 तारीख को या 2 तारीख को कह रही थी कि अगर आप हमें 2 दिनों के अंदर सूचना नहीं देते हैं तो हम समझेंगे कि आप जांच में असहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे। तो ऐसे में लाजमी है कि ईडी के सामने भी ये मजबूरी होगी कि वो आगे बढ़े। बिल्कुल, और ईडी के लिए भी एक सवाल ज़रूर खड़ा हुआ है। हालांकि ईडी आरोपों के घेरे में भी है। वर्तमान जो मौजूदा सरकार है यहाँ पे, उसने और पार्टी ने उन पर आरोप लगाए हैं और जमकर लगाए हैं। तो ऐसे में क्या ईडी के ऊपर कोई प्रेशर है इसलिए कार्रवाई करने में देरी हुई, या आपको लगता है कि ईडी वो तमाम वैधानिक पहलुओं को
पहले पूरा कर लेना चाहता था, चूँकि मामला किसी छोटे मोटे आदमी की नहीं है, बल्कि मामला चीफ मिनिस्टर का है। इसलिए ईडी भी अपने तरफ से फूंक फूंक के कदम रख रही है। बिल्कुल, ईडी फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को देखने को कहा, हाई कोर्ट ने भी मामला सुनने से इनकार कर दिया। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि अगर कोई एजेंसी, अगर संवैधानिक संस्था अगर सीएम को जांच के क्रम में पूछताछ के लिए बुलाना चाह रही है, उनका बयान लेना चाह रही है, तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं। यानी एक तरफ ईडी जो कुछ कर रही है, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, और ईडी तो फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, क्योंकि ईडी पे लगातार आरोप लग रहे थे। यहाँ ये तक, और ये जो कई चौंकाने वाले मामलों का खुलासा हुआ कि जो पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के नाम से मशहूर हैं, वो जेल में नक्सलियों को कभी बुला रहे थे, कभी किसी ऐसी बदनाम महिलाओं को बुलाया जा रहा था जो ईडी के अधिकारियों को टारगेट कर सकें कि इन्होंने हमारे साथ दुष्कर्म किया है या छेड़खानी की है। तो ये तमाम चीज़ें भी चल रही थी, और इस ये में जेल के कई अधिकारियों को भी बदला गया है। सीसीटीवी फुटेज तक जेल के डिलीट किए गए हैं। तो कई ऐसे सबूत भी ईडी के पास हैं कि आखिर सवाल ये उठता है कि जेल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की नौबत क्यों आ गई। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसका खुलासा वैधानिक पहलू अपनी जगह पे है, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रदेश का पूरा सिस्टम एक मेस हो गया। अगर आप चीफ मिनिस्टर खुद आरोपों के घेरे में हो जाते हैं, अगर पूरी सरकार हमेशा वो क्या कहते हैं फायर फाइटिंग मोड में नज़र आए, तो वो भला काम कितना कर पाएगी। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया झारखंड में कि पूरी सरकार फायर फाइटिंग मोड में है, और इसलिए जो कामकाज है, सरकारी कामकाज है, हालांकि इस पर सरकारी पक्ष अगर आप लें या सत्तारूढ़ दल की बात हम करें, तो वो शायद असहमत हो इन बातों से। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब पूरी फायर फाइटिंग सरकार को बचाने में हो, पहले ये कहा जाता रहा शुरुआती कुछ वर्षों में, 1-2 वर्ष ये चलता रहा कि बीजेपी तोड़ना चाहती है, कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गए, कांग्रेस के नेताओं ने ही एफआईआर दर्ज कर दी। तो वो तमाम तरह की बातें हैं। पहले तो वो फायर फाइटिंग हुई कि किसी तरह से विधायक बचाए जाएं, और फिर फायर फाइटिंग ये है कि ईडी से कैसे सरकार और सरकार के मुखिया को बचाया जाए। तो ये एक मुद्दा ज़रूर है, और मुझे लगता है कि ये साल के अंतिम दिनों में जो पोटली 2023 हमारे बैग में छोड़कर जा रहा है, उस पोटली में एक ये भी है कि झारखंड में आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा। बिल्कुल, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि साल 2023 की शुरुआत भी लिफाफे की चर्चा से हुई थी, और अंत भी लिफाफे की चर्चा से हो रही है, और एक बार फिर से राज्यपाल ने ये सवाल खड़ा कर दिया है। मदन भी हमारे साथ हैं, मदन भी बेहतर बता पाएंगे। मदन, क्या माने इसको? 2023 जिस तरह से बीता है, सरकार पूरी तरह से फायर फाइटिंग मोड में रही कि किसी तरह से सरकार को, मुखिया को और पूरी सरकार को, या और भी जो सरकार के पदाधिकारी हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए, और उनका कहना है कि ये आरोप हैं, इन आरोपों से बचाया जाए। तो अब ऐसे में कितना कामकाज हो पाया, एक, और दूसरा कि अगर इसी मोड में सरकार रही तब उसके पास काम करने के लिए ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? आम जनता तक सरकार की छवि किस तरह की पहुंची? बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो है मुख्य है कि जो सरकार के पास वक्त बचा है और जो वक्त बीता, उसको तालमेल कैसे बिठाया जाए कामकाज को लेकर के। अगर आप देखें, जब से वो चुनाव आयोग का पत्र आता है और लेटर बम जो कहा जाता है, तब से लेकर के सरकार की कामकाज की गति जो थे वो काफ़ी धीमे हो गए। उसके बाद फिर से एक तरह से सरकार अपने अंदर जो है एनर्जी ला करके ऊर्जा भरने की कोशिश की, कामकाज को रफ्तार देने की कोशिश की, लेकिन फिर बीच बीच में जो है कई तरह के छापे और समन से जो है सरकार की गति जो है धीमी पड़ती गई। लेकिन उसके बावजूद भी अब जा कर के जब ये लग रहा है कि अब सरकार के पास बेहद कम वक्त बचा है, तो अब उस काम को तेज़ी देने की, गति देने की जो कोशिश है वो शुरू हुई है। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है इसी सिलसिले में शुरू किया गया कि हम ज़िलों ज़िलों तक पहुंचकर उन तमाम चीज़ों को रफ्तार दे सके
जिससे कम से कम आम लोगों तक पहुंच सके। और जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, बड़ी योजनाओं के लिए ठीक है वक्त लगता है, उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे इतने कम वक्त में, लेकिन छोटी छोटी योजनाओं को शुरू कर और आम लोगों तक जो है उसका लाभ पहुंचाकर हम लोगों तक अपनी पहुंच बना सके, ये कोशिश सरकार ने ज़रूर की है। और इसी का ये नतीजा है कि आप देखिए कि जिन जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुए, वहाँ मुख्यमंत्री ने विस्तार से अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल को गिनाया, चाहे वो कोविड के समय सरकार के पास जो कामकाज के लिए संकट थे, उससे लेकर के विपक्ष पर कई गंभीर आरोप के साथ जो ईडी और जो इनकम टैक्स के छापे हुए, जो सीबीआई के छापे हुए, उन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए अधिकारियों के बारे में भी बताया कि हमारे अधिकारियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, सरकार के कामकाज को प्रभावित किया जाता है। ये तमाम आरोपों के बीच जो है यह 2023 खाली गया। और इसको आप इस रूप में भी देखें कि यहाँ के सरकार को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए एयरलिफ्ट करके विधायकों को दूसरे राज्य तक ले जाना पड़ा। बिल्कुल, और जो कि इस तरह की घटनाएं कम से कम झारखंड में नहीं होती थी। खैर, झारखंड में ये स्थिति बनी और ये दिलचस्प स्थिति थी। जहाँ तक सत्ता की बात है, सियासत की बात है, तो उसमें बड़ा दिलचस्प एक नज़ारा बनता हुआ दिखा। सरकार किसकी बची और सरकार किस तरह से बची, वो सब ने देखा है। अब 2024 में सबकी नज़र इस पर होगी कि क्या अंतिम साल में भी मैं कहूँ अगर वर्किंग है तो वो शायद सितंबर तक ही होगा, जब सरकारें अपना काम कर पाएंगी। बिल्कुल, उसके बाद तो आचार संहिता, उसका आचार संहिता लग जाएगा यहाँ पे, और फिर आचार संहिता भी जो लोकसभा चुनाव में भी होगा। तो सरकार के पास काम करने के लिए वक्त बहुत कम बचा है और बहुत दूर उससे जाना है। बहुत सारे प्रॉमिसेस के साथ ये सरकार आई थी और उम्मीद की जा रही थी कि सरकार निश्चित रूप से कुछ ऐसा करेगी जिससे कि जन भावना संतुष्ट हो। ये हो पाया नहीं, ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। उपचुनाव में उपलब्धियां ज़रूर हैं इस सरकार के। उपचुनाव में पार्टी जीती है उनकी, तो उसका एक कॉन्फिडेंस उनके पास होगा। बिल्कुल। और हेमंत सोरेन जब पिछली बार चुनाव प्रचार में निकले हुए थे, तो अभी जितने भी राजभवन के पास पारा टीचरों का 172 दिनों से धरना चल रहा है, कई संगठन ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 महीने से धरने पे बैठे हैं। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जब चुनाव से पहले हेमंत जी हमसे मिले थे तो हमसे वादा किया था। ये एक बड़ी विडंबना है कि जब हेमंत सोरेन रघुवर सरकार के दौर में जब प्रचार कर रहे थे विधानसभा चुनाव के लिए, तो वो ऐसे तमाम संगठनों से, चाहे वो पारा शिक्षक हों, चाहे पंचायत सचिवालय के अभ्यर्थी हों, चाहे जितने भी ऐसे समूह थे जो असंतुष्ट थे, जो स्थायीकरण की मांग कर रहे थे, जो परमानेंट सैलरी मांग रहे थे, जो मानदेय राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, ऐसे तमाम लोगों से वो मिले थे। सभी को आश्वासन दिया था कि उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और ये एक बड़ी निराशाजनक बात है। 5 लाख रोजगार का भी उन्होंने वादा किया था। तो जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं कि अभी सरकार के लिए देखने को तो एक साल रोजगार की बात है, 5 लाख रोजगार की बात है, तो इस तरह से तो सरकारें बनती रही हैं। अभी जो केंद्र की सरकार है उस पर भी आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रोजगार देने की बात की थी। वो बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि जिस हद तक काम होना चाहिए था, क्या वो काम हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जनता ये समझती है कि प्रैक्टिकल घोषणाएं क्या हैं, इम्प्रैक्टिकल घोषणाएं क्या हैं। यही वजह है कि 15 लाख रुपए मोदी ने सबके खाते में डालने की बात कही। ये विपक्ष ने जोर शोर से मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बावजूद आज भी उठाते हैं वो, लेकिन जनता ने उस पर यकीन नहीं किया। जनता ने समझा कि नहीं, ये बातें नहीं थी, इसमें कहीं ना कहीं घालमेल है, उसको नहीं माना। उसी तरह से ये सरकार जब आई थी तो इसने भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, कुछ पूरी भी कर रहे हैं, कुछ बाकी हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज़ हैं क्या वो पूरे हुए? क्योंकि जो कोर इश्यूज़ हैं वो मुद्दा होता है उदय, जिनकी हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगर बीजेपी ने 370 और राम मंदिर और दूसरे मुद्दे नहीं पूरे किए होते तो इस बार के इलेक्शन में उन्हें भारी पड़ता। तो जो कोर इश्यूज़ हैं उनकी हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, शायद यही वजह है। और कोर इश्यूज़ क्या यहाँ के पूरे हुए? क्या नियोजन नीति पूरी हो गई? क्या 1932 का मसला निबट गया? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो कि उठेंगे इस बार चुनाव में, और सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। दूसरी बात, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, इस बार चूँकि कोरोना का इम्पैक्ट था, तो कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से जीवन सबका थोड़ा थोड़ा कठिन हुआ है।
मुश्किल के दौर से गुजरा है। तो अल्टीमेटली जो गुस्सा फूटेगा वो सरकारों पर ही फूटेगा। तो वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो उस पर भी एक असर ज़रूर दिखाई देगा। कुछ इश्यूज़ ये हैं, और दूसरा कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जो अभी तीनों प्रदेश में चुनाव हुए, उसमें मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और राजस्थान हो, तीनों में भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहा। और अगर वो यहाँ भी रहता है तो क्या होगा? उदय, आप इसका जवाब दें, फिर हम आपको बताएंगे जी। कि क्या हेमंत सोरेन का जो कद था वो उस कद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो अपने कद का असेसमेंट ठीक से नहीं कर पाए भारतीय सियासत में, क्योंकि उनको लगा कि वो छोटे स्टेट से आते हैं तो शायद, लेकिन उनका कद किस हद तक बड़ा था, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम अपने पुराने प्रश्न पर जाएंगे। बिल्कुल, अब जो वादे उन्होंने किए थे उनके हिसाब से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर चर्चा हो जाए इस बार इलेक्शन में, तो क्या ये मुश्किल? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर चर्चा होगी तो कहीं न कहीं इस सरकार को भारी पड़ेगा, क्योंकि जो पूजा सिंघल थी उनके पास से जो 18-19 करोड़ रुपए उनके पीए के पास से बरामद हुए, प्रेम प्रकाश पकड़े गए, उनके वहाँ से भी कैश की बरामदगी हुई। इसके अलावा ये जो मामला आया था कि संथाल में जिस तरह से पत्थरों की तस्करी हुई है, जहाज़ डूबे हैं और जहाज़ों के जरिए जिस तरह से तस्करी होती थी, जिस तरह से उनके जो विधायक प्रतिनिधि थे उनका नाम आया है, पंकज मिश्रा का नाम आया है, और कई ऐसे आरोपों को लेकर पुख्ता सबूत भी मिले हैं कि आखिर गड़बड़ियां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, पूजा सिंघल के पास से जो पैसे बरामद हुए उनके पीए के पास से, उसे लेकर वहीं जो छवि रंजन थे, डीसी थे, रांची के उपायुक्त थे, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप हैं कि जमानत तक नहीं हो पा रही। पूजा सिंघल को भी इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये सरकार तो विपक्ष के निशाने पर रहेगी और कहीं न कहीं ये भारी भी पड़ेगा। अब सरकार इसका जवाब कैसे देती है, ये देखना सरकार की रणनीति क्या है वो देखने वाली बात होगी। मैंने आपको बताया कि हेमंत सोरेन का कद क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, इस पर हम एक बार बात ज़रूर करना चाहेंगे। एक्चुअल क्या है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में मोदी को हराना इतना, मोदी की पार्टी को या मोदी को हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अगर विधानसभा में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती है, कांग्रेस के साथ अलायंस करके सरकार बनाती है और अच्छे बहुमत की सरकार बनाती है, तो ये शायद अपने तरह का पहला प्रदेश होगा जहाँ पर इस तरह की सरकार बनी थी 2019 के इलेक्शन के बाद। लेकिन वो चीज़ें शायद उसकी महत्ता को ठीक से समझा नहीं गया। हिंदी भाषी क्षेत्र में 2019 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, उसके पहले तो छत्तीसगढ़ राजस्थान बना था। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद हिंदी भाषी क्षेत्र में सफलता बीजेपी को लग रहा था कि हर जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और झारखंड ने उसको ब्रेक किया। क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय भाषाओं वाली पार्टी, वो हमेशा बीजेपी के लिए मुश्किल रही है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में उनको हमेशा जीत मिलती रही है। झारखंड उसका अपवाद था। तो वो जो कद होना चाहिए था, वो जो उनकी छवि बननी चाहिए थी, उस छवि पर किसी ने काम नहीं किया। उनके कद को सही जगह पर पहुंचाने की किसी ने कोशिश नहीं की। वो चाहे सरकारी तंत्र हो, वो चाहे उनकी पार्टी हो, वो चाहे उनके समर्थन देने वाले दल हों, किसी ने उस पर काम नहीं किया। और यही वजह है कि वो जो छवि उनकी बननी चाहिए थी वो नहीं बन सकी। एक जो लड़ाका की छवि उनकी बननी चाहिए थी वो नहीं बन सकी, और ओवरऑल वो ऐसे चक्रव्यूह में घिरे हैं जिसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि जो हमने कहा दोनों प्रदेश की सरकार ने, तो बिहार की सरकार पर क्या संकट आता दिख रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। शुरू किया तो हमारे पीछे ईडी लगा दी गई, आईटी लगा दी गई, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ वो जवाब देते हैं।